सभी को नमस्कार। एक बार फिर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण प्रतापगढ़ के अंदर तो जैसा कि आज हम सीखेंगे पीआरए सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन। जो अभी जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज़ 2 के अंदर जो पीआरए होता है, जैसे डीपीआर हमें बनानी होती है जिस रेवेन्यू विलेज के अंदर, तो वहाँ पर हम लोग किस तरीके से पीआरए करें यानी सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन करें, जिससे कि हमारा जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है डीपीआर वो अच्छे से बने और उसको हम जब इम्प्लीमेंट करें तो वो 100% सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो। तो आइए आज सीखेंगे हम पीआरए। इस पद्धति की जो शुरुआत है वो 1970 के दशक में हुई थी और यहाँ पर जो देखा जाए पीआरए ये एक अनुभव के आधार पर बनती है, यानी जो जन समुदाय होता है ग्रामीण परिवेश के अंदर वो वहाँ पर लोकल, क्योंकि देखा जाता है कि वहाँ का पूरा जो भौगोलिक स्थिति है, वहाँ का कल्चर है, वहाँ का रहन सहन है, वहाँ पर जो चीज़ें हो रही हैं वो बहुत ही अलग होती है, डिफरेंट जगह होती हैं। तो वहाँ पर जो जन समुदाय द्वारा एक उनका जो अनुभव है, उनका जो ज्ञान है, जो वहाँ पर रह रहे हैं, क्योंकि वहाँ का एक अलग ही चीज़ होती है, तो उसका आधार पर हम लोग किस तरीके से योजना बनाएं जिससे उन लोगों के लिए वो 100% सार्थक सिद्ध हो। तो उससे सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन कहते हैं। उनके तौर तरीके हैं, उनका जो वातावरण है, उनको हम लोग आपस में बांटें, तो उससे जो विकास के लिए जो नियोजन जो क्रियान्वयन में उनका उपयोग कर रहे हैं वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो। पीआरए में सर्वेक्षण विधि से कम समय, लागत एवं मध्यम से उच्च स्तर तक की सहभागिता के साथ तकनीक की जो विधियों का प्रयोग विचार विमर्श के साथ मौके पर ही किया जा सकता है। अतः इस विधि को त्वरित ग्रामीण अध्ययन हो सकता है, यानी तुरंत उस गांव का हम जो जिस उद्देश्य से हम वहाँ जा रहे हैं उसका सॉल्यूशन वहाँ पर मिल जाता है, क्योंकि टेक्निकल भी सपोर्ट रहता है और वहाँ के जो लोकल परिवेश की जो चीज़ें हैं वो सामने से निकल के आ जाती हैं। तो ये जो विधि है पीआरए वो बहुत ही कारगर है। हम आगे चलते हैं। सहभागी ग्रामीण अध्ययन जो है उसका जो उद्देश्य है, उसके उद्देश्य में हम बात करते हैं तो विकास की पद्धति केंद्रित की जगह विकेंद्रित हो, यानी फोकस एक ही जगह न रहकर विकेंद्रित चारों तरफ से हो। विकास की जो पद्धति निश्चित प्रारूप पर आधारित होने की जगह लोगों से सीखकर काम करने की हो, यानी वहाँ के जो परिवेश है वैसे देखा जाए तो विकास की जो पद्धति निश्चित प्रारूप पर आधारित होने की जगह लोगों से सीखकर काम करने की हो। लोगों की स्थानीय समस्या, आवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं के विषय में लोगों की सोच एवं उनके अनुभवों के आधार पर उनकी पसंद नापसंद तथा उनके अपने समाधान जो लोकल स्तर पे हो सकते हैं एवं उनके प्रयासों को स्थानीय समय एवं परिस्थितियों के अनुसार विचार विमर्श कर विकास योजना तैयार करना, जिसमें जो ग्रामीण जन की एक एहसास हो कि ये योजना हमारे द्वारा तैयार की गई है और ये योजना हमने बनाई है और इसको क्रियान्वयन भी हमारे लिए किया जा रहा है, तो उनको ऐसा आभास हो। इसीलिए ये चीज़ जो पीआर है ये बहुत ही ज़रूरी होता है। सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन त्वरित ग्रामीण अध्ययन एक होता है, यानी तुरंत ही उसका अध्ययन और तुरंत ही उस गांव की जानकारी हो जाती है। मुख्यतः हम पीआरए के 3 अंग होते हैं जिनका
मुख्यतः उपयोग करते हैं। नंबर एक जो चीज़ आती है व्यवहार एवं प्राथमिकता, वहाँ का व्यवहार कैसा है और उनकी प्राथमिकता जो है वो क्या चीज़ है। सेकंड जो चीज़ होती है वहाँ पद्धति। तीसरा है अनुभवों का आदान प्रदान। तो हम सीखेंगे ग्रामीणों से सीख जो है खुलापन हो, यानी जब हम बातचीत करें लोगों से तो एकदम खुलापन हो बातचीत में, पहले उनकी सुने आराम से, एक लचीलापन हो, अनुसाधनात्मक हो, नयापन हो, बदलाव से सीखने, लोगों को सिखाने का जो रहता है, यानी कि ये हमसे कुछ सीख रहे हैं, ऐसा अपना व्यवहार में होना चाहिए। लोगों के जो तरीक़ों और वर्गीकरण के जो माध्यम से सीखना, उनका किस तरीके से वो वर्गीकरण कर रहे हैं, शायद वो उपयोगी हो, कुछ नया वहाँ से हमें कुछ मिल सकता है। अनावश्यक को छोड़ना, जिसे हम उपयोग ना करें उसे छोड़ दें, विषय से हटकर अधिक दूर ना जाएं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिस चीज़ के लिए आए, जिस उद्देश्य के लिए आए, जिस योजना के लिए आए, उससे हमें प्राथमिकता से रखना है, विषय को वहीं पर लाना है। हमारा जो मूल्यांकन है यानी एफिशिएंसी, एक गांव में समस्याओं, आवश्यकताओं और क्षमता के बारे में जानकारी का पता लगाना कि यहाँ पर क्या समस्या है और क्या आवश्यकता है और क्या क्षमता है, उसके बारे में हमें वहाँ से जानकारी लेनी है। ये किसी भी परियोजना का पहला चरण होता है। भागीदारी, इसका मतलब है कि लोग प्रक्रिया में शामिल हैं या नहीं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यानी पार्टिसिपेटरी अगर जन समुदाय की नहीं होगी तो वो योजना फेल हो सकती है। यानी हमें ज़मीनी स्तर से ऊपरी स्तर तक के सरकारी कार्य प्रणाली का ज्ञान भी होना आवश्यक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ग्रामीण यानी रूरल जो एरिया है, इसके अंतर्गत ग्रामीण यानी गांव, ग्राम पंचायत या कई बार शहरी परिप्रेक्ष्य में भी वस्तु स्थिति का आकलन किया जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे जो पॉइंट है, उसके लिए हम आगे और बढ़ेंगे। सहभागिता ग्रामीण मूल्यांकन के जो मुख्य टूल हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। भौतिक संसाधन, सामाजिक मानचित्रण, भ्रमण हो गया, एक टाइमलाइन होती है, समय का जो चक्र है उसके ऊपर एक चपाती चित्रण है, सुविधा का मानचित्र है, एक क्लाइमेट का एक चित्र है, मैट्रिक्स रैंकिंग और मैट्रिक्स स्कोरिंग कर हम आगे बात करेंगे, एक समूह द्वारा डिस्कस। तो आइए एक बिंदु पर हम बात करें। जैसे हम बात करते हैं मैपिंग और मॉडलिंग के बारे में, यानी पार्टिसिपेटरी मैपिंग एंड मॉडलिंग के बारे में। तो इस तकनीकी का उपयोग स्वच्छता से भूमि, संपत्ति, बसावट, जल, स्वच्छता, सार्वजनिक संपत्ति के विवरण की विविधता को समझा जा सकता है। जानकारी क्या क्या, जैसे नदी, नाले, पहाड़ आदि जो सीमाएं हैं, सीमावर्ती गांव या क्षेत्र, कृषि, वन क्षेत्र, चारागाह, सामाजिक क्षेत्र आदि, खेतें जो खेतों एवं वृक्षों को अलग अलग क्षेत्र, मिट्टी का वर्गीकरण, पानी का स्रोत क्या हो सकता है, सड़कें, गांव की कैसी बसावट आदि को ग्रामीणों द्वारा ही नक्शा बनवाना है, हमें नहीं बनाना है। तो उनको एक मैप के माध्यम से, कलर के माध्यम से एक जो भी एरिया दिया जाता है, तो ये जो मुख्यतः जो चीज़ें हैं उनको उन्हीं ग्रामीण द्वारा, यानी वो जब तक इन्वॉल्व नहीं होंगे वहाँ तक हमारी जो योजना वो सफल नहीं होती। तो उन्हीं के द्वारा वो गांव का नक्शा हमें बनवाना होता है। गांव का जो मॉडल ज़मीन पर बनाया जाता है, स्थानीय सामग्री का उपयोग किया जाता है, वहीं पर जो अवेलेबल हैं उसी से उपयोग किया जाता है। जैसे पहाड़ों को पत्थर से,
वन क्षेत्र को पत्तियों से, घास से, ज़मीन के अलग अलग प्रकार की मिट्टियों से मंडित गांव का छोटा या प्रत्यक्ष रूप से ग्रामीणों को वर्तमान ऐतिहासिक परिस्थितियों को आकर्षित करते हुए फिर शोधकर्ता मानचित्र को साक्षात्कार करके ग्रामीणों को साक्षात्कार लेता है। ये लोगों और हमारे बीच चर्चा का एक अच्छा माध्यम बनता है, जिससे हम विभिन्न समस्याओं और समाधान पर अच्छे से खुलकर हम चर्चा कर सकते हैं कि यहाँ पर ये आपका स्कूल है, आंगनवाड़ी है, यहाँ पर आपका ये जंगल आ गया, यहाँ पर खेत आ गए, या मकान आ गया, ये आदि मतलब पूरा अच्छे से एक छोटे से एरिया में पूरे गांव को हम वहाँ पर दिखा सकते हैं। अब समस्या कहाँ कहाँ है वो भी उसमें दिख जाती हैं, गंदगी कहाँ है वो दिख जाती हैं, नालियाँ हैं, सब कुछ मतलब एक जो लोकल जो चीज़ें होती हैं उन्हीं से हमें एक चित्रण करवाना होता है। जैसे इस तरीके से जो ये मैप है, ये इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है, इसके माध्यम से हम लोग अच्छे से इसको कर सकते हैं। ये इस तरीके से ये सोशल मैप का एक फ़ोटो भी दे रखा है, हम कलर भी यूज़ कर सकते हैं अगर आसानी से अवेलेबल हो, और सभी मतलब जो जन समुदाय हैं वो इन्वॉल्व हो, ये भी हमें ध्यान रखना है। किस तरीके से ये चित्रण कर रहे हैं सब बहुत ही जल्दी से ये निर्माण कर देते हैं, क्योंकि वो अपना गांव जानते हैं कि कहाँ पर मेरे गांव में कौन सी चीज़ कौन सी दिशा में, वो अच्छे से तुरंत बना देते हैं। ये इस तरीके से एक सोशल मैप है, तो इसको ये दर्शाया गया है। रिसोर्स मैप इस तरीके से ये बन सकता है, ये डिज़ाइन निकल के आती है। अब बात करते हैं हम जो सेकेंड जो चीज़ आती है ट्रांजिट वॉक की, यानी गांव के अंदर भ्रमण की। तो हमें यहाँ पर जो चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं कि ये ज़्यादातर स्थिति समस्याओं और क्षमताओं के संदर्भ में प्रकृति संसाधन की मूल्यांकन के लिए उपयोग किया जाता है। यह विभिन्न कृषि परिस्थिति क्षेत्रों के एक क्रॉस सेक्शन प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। यानी ये जो भ्रमण है गांव का, प्रक्रिया कैसे होगी इसके बारे में हम जैसे क्षेत्र भ्रमण के लिए एक या अधिक समूह गांव के क्षेत्र के हिसाब से, यानी बड़ा गांव हो तो 2-3 समूह में हम बढ़ जाते हैं, और जिससे हमारी संख्या कम एवं ग्रामीणों की अधिक होती है। फिर समूह अपना तय करते हैं कि कहाँ से चलकर कहाँ जाना है और फिर कहाँ से वापस आना है। इसके लिए जो एक रास्ता पहले से ही तय करना होता है, रास्ते तय किया जाता है। भ्रमण में बहुत गहराई तथा विषय की जानकारी लेने का प्रयास किया जाता है। मुख्य उद्देश्य यदि स्वच्छता है तो उससे संबंधित सभी जानकारी प्राप्त कर डायरी में अंकित हमें करना होता है। मौके पर ही स्थिति, समस्या, समाधान, उपस्थिति स्थानीय लोगों से हमें वहाँ पर डिस्कस करनी होती है। कोशिश करें कि जहाँ पर प्रॉब्लम है वहाँ पर फोकस करके जो जन समुदाय हैं उन्हीं से वहाँ पर कि इसका समाधान कैसे होगा, तो वो किस तरीके से समाधान वहाँ पर ग्रामीण लोग बताते हैं। तो जो हमारा डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वहाँ से चीज़ें हमें निकल के आती हैं कि यहाँ पर नाली निर्माण करना है, नाली टूटी हुई है, सॉक पिट बनाना है, मैजिक पिट बनाना है, या फिर यहाँ पर हमें कंपोस्ट पिट, डस्टबिन, जो भी चीज़ें हैं वो निकल कर सामने आने लग जाती हैं। तो ये जो ट्रांजिट वॉक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है गांव का क्षेत्रीय भ्रमण। तो इसमें हमें बहुत ही मतलब जो हमारा डीपीआर बनाने में सुविधाजनक लगती हैं। एक ये जैसे स्थान का नाम है, यहाँ पर जैसे हॉल, सेकेंडरी स्कूल्स, इंदिरा गांधी स्थिति। अब वहाँ पर हमें एक चार्ट बनाना है कि जो भी हमें जहाँ गए हैं, जैसे स्कूल में गए हैं या फिर हम कहीं कॉलोनी में गए हैं, तो वहाँ पर स्थिति क्या है,
सफाई सुंदर है या फिर समस्या है, इस समाधान क्या हो सकता है। यानी तीन चीज़ें हमें वहाँ पर मूल्यांकन करनी होती हैं। जो हम गांव में भ्रमण करके आए हैं, तो जो हमने पॉइंट देखा है उन पॉइंट को हमें 3 कैटेगरी में बांटना होगा कि वहाँ की स्थिति क्या है, गंदा है या फिर सफाई की कमी है। जो भी वहाँ पर स्थिति देखी है तो अब वो समस्या है, यानी वो समस्या है कि वहाँ पर गंदगी है, तो उसका समाधान क्या होगा। तो वो समाधान हमें वहाँ से निकल कर आता है। ये इस तरीके से हम ट्रांजेक्ट वॉक करेंगे और गांव वाले ही साथ में रहेंगे। किस तरीके से ये गंदगी पड़ी है, जैसे यहाँ पर हम एक फ़ोटो देखते हैं, जैसे इस तरीके से यहाँ पर एक चीज़ निकल के आती है कि पास में सूअर भी हैं, रोड के ऊपर पानी फैला हुआ है और ये हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर कि सॉलिड वेस्ट भी है और लिक्विड वेस्ट भी पड़ा हुआ है। खुले जानवर भी घूम रहे हैं, लोगों के आने जाने में परेशानी हो रही है, कहीं से नाली आ रही है, नाली भी टूटी हुई है, यानी बहुत सारी समस्याएं यहाँ पर आ रही हैं। लोकेशन हमें देखा है कि मंदिर के पीछे ये वाला रोड, ये समस्या है। अब समाधान क्या होगा, तो समाधान होगा कि यहाँ पर कोई मैजिक पिट बनाओ, शॉक पिट बनाओ, या फिर कहीं किसी नाली टूटी हुई तो रिपेयरिंग करना है, आगे जाना है। ये सारा यानी दिख पानी आ रहा है तो गांव बड़ा है तो WSP की तरफ जाना है, तो ये एक हमें इसका सॉल्यूशन यहाँ से मिलता है। जैसे ये दूसरा हम चित्र देखेंगे, ये पुलिया है, पुलिया के ऊपर हम देखते हैं कि यहाँ पर भी हमारा लिक्विड वेस्ट है, नाले के अंदर सॉलिड और लिक्विड दोनों मिक्स हो रहे हैं। और जहाँ पर भी हमें ये जो चीज़ें मिल रही हैं, तो इस तरीके से वहाँ पर जाके हमें इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ से हमें इस गांव की जो समस्या है यहाँ से हमें देखने को मिल रही है और इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। हम योजना के माध्यम से आगे बढ़ेंगे और जो ग्रामीणों से ही इसका समाधान के बारे में पूछेंगे। तो गांव से बाहर हम गए हैं तो यहाँ पर हमें देखा है कि यहाँ पर सॉलिड वेस्ट बिखरा पड़ा हुआ है, यानी गांव के चारों ओर गंदगी पड़ी हुई। तो इसका समाधान क्या होगा, उस समाधान के ऊपर हम जाएंगे। तो ये PRA होता है एक जो मौसमी कैलेंडर होता है। इसके लिए वर्ष भर में समय के साथ किस किस में क्या क्या और कितना परिवर्तन होता है, उसे समझने के लिए ये अभ्यास किया जाता है। 18 महीने के कैलेंडर के रूप में 12 महीने के कैलेंडर की तुलना में बेहतर रूपांतर हो सकते हैं। कहीं कहीं गांव वाले वर्ष को विभिन्न त्योहारों के आधार पर 3-4 भागों में बांट देते हैं। मौसमी कैलेंडर जैसे बात करते हैं वर्षा, श्रम, आय, व्यय, ऋण, पशुओं के चारे या कीट और कटाई की अवधि, जैसे अपने जो पत्थरों, बीजों और डंडियों से बनाई गई, इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। पत्थर से बना सकते हैं, बीजों से बना सकते हैं, डंडियों से बना दिखाने के लिए महीने दर महीने बदलाव और मौसमी बाधाएं प्रकाश डाला जा सकता है। कार्रवाई का अवसर, वर्षा, ऋण की आवश्यकता, जैसे बात करते हैं वर्षा में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, जैसे ऋण की आवश्यकता है, मजदूरी दर क्या रहती हैं, फसल उत्पादन प्रक्रिया, मानव शक्ति, बीमारियां, चारा आवश्यकता, उपलब्धता, दूध उत्पन्न, प्रजनन काल इत्यादि जानकारी प्राप्त करना एक जो होता है सेशनल मैपिंग जिसे कहते हैं, वो अगर हम बनाएंगे इस तरीके से, जैसे 1970 से 1980, तो कूड़े के ढेर की क्या स्थिति थी, प्लास्टिक की ढेर की क्या स्थिति, गंदे पानी की क्या स्थिति है, अब क्या स्थिति है, ये पूरा ईयर वाइज, यानी 1970 से 1980, 1980 से 1990, 1900 से 2000, 2010 से 2000। अभी कूड़े के ढेर 1% था,
अभी 50% हो गया, प्लास्टिक का कितना, इतना। तो ये इस तरीके से हम मैपिंग बनाएंगे तो लोगों को समझ में आएगा कि वो उस समय हम लोग कितना मतलब सैनिटेशन के लिए अवेयर थे और आज क्या हो गया है। आज चारों तरफ गांव की तरफ गंदगी क्यों दिख रही है, क्या कारण है, तो उस समय क्यों नहीं था। तो ये हम एक मौसमी जो चित्र हैं उसके द्वारा यानी सेशनल मैपिंग द्वारा हम इसको अच्छे से कर सकते हैं। चपाती चित्रण के माध्यम से यानी वेन डायग्राम के माध्यम से हम देखेंगे कि ये विधि गांव के अंदर सामाजिक और राजनीतिक रूप से चल रही प्रक्रिया की जानकारी लेने के लिए बहुत सहायक होती है। गांव के अंदर निर्णय कैसे लिया जाता है तथा निर्णय लेने में किसकी अहम भूमिका होती है, गांव वाले किसे कितना महत्व देते हैं, इसका विश्लेषण इस विधि से किया जा सकता है। डायग्राम शीट पर ग्राम के नजरी नक्शे पर विभिन्न आकार के गोल चपाती गोल बनाया जाता है, जिसमें अधिक प्रभावशाली व्यक्तियों के बड़े गोल तथा कम प्रभावशाली वाले व्यक्तियों को छोटे गोल बनाए जाते हैं। ये प्रक्रिया सामान्यतः किसी एक एकांत स्थान पर एक या दो व्यक्तियों के साथ की जाती है, क्योंकि गांव की राजनीति को खुले में चर्चा करना समस्या पैदा कर देता है, इसलिए कि हो सकता है कि उसमें कोई अपना वाला हो सकता है या फिर उनके मिलने वाला हो सकता है कि भाई तेरी तो इतनी ही चलती है, वो लोग आके बता रहे थे, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। ये प्रक्रिया अन्य व्यक्तियों के साथ ही दोहराई जाती हैं। वेन डायग्राम चीज़ों के बीच संबंध दिखाने के लिए ओवरलैपिंग सर्कल का उपयोग लोगों, गांव या स्थानों का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। इनपुट और आउटपुट दर्शाने के लिए लाइनें जोड़ी जाती हैं। चपाती चित्रण से पूरे गांव का प्रभावी व्यक्तियों के नाम सामने आ जाते हैं जो गांव के सामूहिक निर्णय को प्रभावित कर सकते हैं। अतः उन सभी प्रभावशाली व्यक्तियों को शामिल करके सर्वसम्मति से निर्णय लेना चाहिए, यानी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे हम चित्र के माध्यम से भी बताएंगे कि ये इस तरीके से चित्रण करेंगे कि प्रधान साहब की कितनी चलती है। यहाँ पर जैसे कोई दुकानदार है, पुलिस वाला है, कोई मतलब यहाँ पर गुमान सिंह है, कोई संगठन का कोई हेड है, कोई प्रमुख है, तो उनका कितना इस गांव में चलती हैं। तो इस चित्रण से गोला बनाएंगे और उन लोगों को हम इस इन्वॉल्व करेंगे। ये चपाती चित्रण है, ये सामने आ जाता है। ये टाइम ट्रेंडर है, यानी 1940 के अंदर जो ट्रेंड्स थे, कितना वेस्टलैंड थी, कितना प्रोडक्टिविटी थी, कितना फ्लो लैंड थी, कितना कल्टीवेशन लैंड थी, तो उसके आधार पर हम एक ये चीज़ भी हमें निकालनी होती है, जिसके माध्यम से लोगों का हमारी जो योजना है उसको आगे जो शामिल करने में बहुत ही बढ़िया सार्थक सिद्ध होती है। मैट्रिक्स रैंकिंग और मैट्रिक्स स्कोरिंग के लिए ये विधि एक से अधिक समाधानों कार्यों में ग्रामीण जन से ही प्राथमिकता से तय करने हेतु उपयोग में ली जाती है। इसमें कार्य की लागत, उपयोगिता, सरल निर्माण, रखरखाव, महत्व आदि घटकों के आधार पर ग्रामीणों में नंबर दिलाकर प्राथमिकता का क्रम तय किया जाता है। मैट्रिक्स का उपयोग सूचना इकट्ठा करने और विश्लेषण और चर्चाओं का सुविधाजनक बनाने का ध्यान केंद्रित करने के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए एक समस्या अवसर मैट्रिक्स में निम्न लेबल वाले कॉलम में हो सकते हैं: मिट्टी के प्रकार, भूमि का उपयोग, फसल का पैटर्न, उपलब्ध संसाधन और निम्नलिखित लेवल जैसे समस्या, बाधाएं, स्थानीय समाधान और पहले के साथ रोज पहले से ही कोशिश की गई है। जैसे इस तरीके से मैट्रिक्स रैंकिंग और मैट्रिक्स स्कोरिंग हम कर सकते हैं।
यहाँ पर व्यक्तिगत शौचालय कितनी है, नाली कितनी है, सफाई की क्या कार्य कितने हैं, न बड़ा नाला कितना है, सामुदायिक शौचालय। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पर हम इसके लाभ का हम बात करेंगे, यानी एक कॉलम हम लाभ का बात करेंगे कि इसमें इंडिविजुअल या फिर कम्युनिटी लेवल पर और हेल्थ जो होता है उस पर कितना बेनिफिट मिल रहा है, ग्राम के ऊपर कितना है, इसकी लागत कितनी है, और उसके नंबरिंग हम देंगे। तो जिसके स्कोर में अधिक नंबर है, यानी व्यक्तिगत शौचालय अगर नहीं बनेंगे तो खुले में शौच होगा, खुले में शौच होगा तो हमारा जन समुदाय बीमार पड़ेगा, और बीमार पड़ेगा तो हेल्थ की चिंता होगी, डॉक्टर को पैसा देना पड़ेगा, जॉब नहीं जा पाएंगे, काम धंधा नहीं कर पाएंगे। तो ये खुले में शौच का व्यवहार, तो यानी हर घर में शौचालय होना ज़रूरी है, तो वो प्राथमिकता से लेंगे। नाली निर्माण को हम बात करेंगे तो वो खुले में पानी बह रहा है, कहीं टूट रही है, कोई लेवल मेंटेन नहीं है, तो उसको हम कितना % देंगे, उसके लाभ, स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ रहा है, ग्राम पर क्या असर पड़ रहा है, इसकी लागत कितनी है, और उसका नंबर देंगे। सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर हम बात करेंगे, कचरा पड़ा हुआ है, ठोस भी पड़ा हुआ है, तरल भी पड़ा हुआ है, हेल्थ, ये सारी चीज़ें, सॉकपिट के क्या काम है, व्यक्तिगत, तो इनकी मैट्रिक्स रैंकिंग देंगे। जो चीज़ें सामने से निकल के आ रही हैं, यानी जो प्राथमिकता से हमें कौन कौन से काम करने हैं, वो पहले उन्हीं के लोगों द्वारा, यानी जो ग्रामीण है, जो जन समुदाय है, उन्हीं से हम पहले कहेंगे कि वो खुद कहेंगे कि नहीं सर, हमें ये वाले काम पहले करने हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। वास्तव में आज आपने बताया है इसके माध्यम से कि इतना असर हमारे गांव के जन समुदाय के ऊपर पड़ रहा है। हम बार बार बीमार होते हैं, वायरल से हम इन्फेक्टेड हो जाते हैं जब मौसमी बीमारियां आती हैं। तो ये यहाँ पर जो मैट्रिक्स रैंकिंग और मैट्रिक्स स्कोरिंग का जो टेबल है, ये बहुत ही अच्छी सी टेबल है। इसको कोशिश करिए कि हर PRA में अगर हम लोग बताएंगे तो ग्रामीणों से हमें बहुत ही अच्छा फीडबैक मिलेगा, और हमारी जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की सेकंड जो योजना है हमारा SLWM, वो 100% उस गांव में सार्थक सिद्ध होगी, और जन समुदाय आगे रहकर उस गांव में सॉलिड लिक्विड की एक्टिविटी करवाने में आगे आएगा। जब तक ग्रामीण अगर हमारे साथ में नहीं होगी तो ये योजना, क्योंकि ये योजना उन्हीं के लिए है, सफल भी ग्रामीण ही करा सकते हैं, असफल भी ग्रामीण ही कराते हैं। तो हमें ग्रामीण सहभागिता जो सर्वेक्षण हो रहा है, जो उसका यानी PRA, तो वो उसमें सहभागिता होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब ये हम बात करेंगे करने योग्य बातें कौन कौन सी हैं और ना करने योग्य बातें कौन कौन सी, जो वहाँ पर हमें PRA के दौरान ध्यान रखें। ग्रामीणों के साथ गांव में ही रहना है, लोगों के साथ रहने, अधिक सुनने और काम और जो कम बातचीत करने से अनजान होना होके सीखना है, यानी हम कुछ नहीं जानते हैं ऐसा हमें वहाँ पर महसूस करना है, यानी सभी गांव वाले ही जानते हैं, तो उनसे हमें सीखता रहना है। लोगों के साथ तालमेल स्थापित करना है, स्थानीय भाषा का हमें प्रयोग करना है, अपनी दृष्टिकोण में विनम्र रहें। स्थानीय लोग, उनकी संस्कृति, उनके रीति रिवाज, उनके जीवन के तरीके का सम्मान हमें करना है। अपना दृष्टिकोण में लचीलापन से हमें रहना है। वहाँ पर प्रशंसा, विचार विमर्श में सक्रिय भागीदारी करना है। थैंक्स, धन्यवाद, बहुत बढ़िया, ऐसे जो शब्द होते हैं, बहुत अच्छी बात बताई आपने, इस तरीके से हमें उनकी प्रशंसा भी करनी है। संघर्षों से अवगत रहे, यदि कोई हो उनके साथ सकारात्मक तरीके से व्यवहार हमें करना है। गांव में मौन और जो लोग के प्रति सचेत हमें रहना है। जो कुछ ऐसे अदृश्य चीज़ें होती हैं वहाँ पर हमें मौन रहना है और लोगों की जो भावनाओं के प्रति संवेदनशील रहना है। अपने शरीर की भाषा के बारे में सावधान हमें रहना है। क्षेत्र के लिए
शहरी भाषा के बारे में सावधान हमें रहना है। क्षेत्र के लिए जाने से पहले इस्तेमाल किए जा सकने वाले तरीक़ों से संभवतः दृश्यों के बारे में सोचें कि कहाँ कहाँ जा रहे हैं, किस तरीके से जा रहे हैं, कैसे क्या इस्तेमाल करना है, कौन से तरीके, कौन से टूल्स हैं हमें वहाँ इस्तेमाल करना, वो ध्यान रखना। अपने ज्ञान को लोगों के साथ में साझा भी करना है। ये जो नहीं करने वाली चीज़ें, बारीकी से सुनने में विफल न हो, प्रमुख प्रश्न न पूछें, मुद्दे की जांच करने में विफल न हो, प्रतिक्रियाओं को न्याय करने में विफल न हो। चर्चा इस प्रकार से हो कि ग्रामीण समुदायों को ऐसा एहसास हो कि गांव का विकास उनके स्वयं के कर्तव्य हैं और वह इस विकास में खुद लाभान्वित होंगे। व्याख्यान नहीं देना है, समस्याओं को व्यक्तिगत न करें, झूठे वादे न करें, अभिमानी और जुनूनी न होना चाहिए, फैसला न करें, किसी भी निर्णय पर न जाए, बल्कि लोगों का ही निर्णय लेने की सुविधा प्रदान करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि ये जो आज की जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट करने से पहले एक PRA होता है, उसके बारे में ये आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बढ़िया सार्थक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। टीम जिला परिषद प्रतापगढ़ राजस्थान, धन्यवाद।